तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस का हमें दिया गया है, थ्रू फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशनल डेवलपमेंट ओवर द 19th सेंचुरी। तो जो नेशन हुआ था, डेवलप कैसे हुआ था, जो नेशन था, मतलब कि 3 नेशन कैसे डेवलप हुए थे 19th सेंचुरी के बाद, वो हमें बतानी है। तो 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। तो मैं फोकसिंग कंट्रीज ले रहा हूँ, जर्मनी और इटाली। आप ब्रिटेन भी ले सकते हैं, बुक में ये 3 कंट्रीज के बारे में ही दिया गया है, तो आप इन 3 में से 2 ले सकते हैं। तो जर्मनी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है, इन 1848 द मिडिल क्लास जर्मन ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो इस पॉइंट में हमें क्या दिया गया है कि 1848 में देखो मिडिल क्लास का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, नहीं याद आ रहा, तो लिबरल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, मिडिल क्लास के लोग ही तो हैं लिबरल्स, तो उनका जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या रिवॉल्यूशन हुआ था, आपने बुक में पढ़ा होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। रिवॉल्यूशन में क्या किया गया था कि 841 मेंबर्स की एक पार्लियामेंट बनी थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेंट पॉल चर्च में जाके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ ले गए थे, केसर विलियम वन जो प्रूशिया के किंग हैं उनके पास लेके गए थे। तो प्रूशिया के जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। क्यों मना किया, क्योंकि उससे उनकी पावर लिमिट हो जाती, इसलिए उन्होंने ये मना कर दिया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लाया है। तो ये फेल हो गया था, इसलिए ये क्या था, स्टार्टिंग थी किसकी, नेशन स्टेट को बनाने की, जर्मनी की। तो ये इन लोगों ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं लाए थे। उसके बाद दे वेर हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया। तो उन्हें क्या किया गया था, रिप्रेस कर दिया गया था। ये कंटिन्यू है इस पॉइंट का कि उन्हें रिप्रेस कर दिया गया था, मोनार्की मिलिट्री का सपोर्ट लेके और साथ ही साथ जो लैंड ओनर्स हैं उनका सपोर्ट लेके उन्हें रिप्रेस कर दिया गया था। बोला था कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है, फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ, अब प्रूशिया ने क्या कर दिया, लीडरशिप ले लिया कि अब वो यूनाइट करेगा, मतलब अब वो नेशन बनाएगा। किसको, अब प्रूशिया जो है अब अलग अलग किंगडम जो बिखरे पड़े उनको मिला के क्या करेगा, एक नेशन स्टेट बनाएगा। उसका नाम था क्या, जर्मनी, जो अभी हम देख रहे हैं। तो प्रूशिया ने ऐसा क्यों किया, वो तो पहले ही मना कर दिया ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन क्या किया, जो प्रूशियन एम्पायर था, कौन था, केसर विलियम वन, उन्होंने क्या सोचा, इस बार तो मैं बच गया हूँ, इस बार तो मतलब कि मैं इनको मना कर दिया, लेकिन अगली बार अगर और लोग को लेके आए, जैसे कि अभी मिडिल क्लास ही है, अगर पीजेंट्स के साथ आए इन लोग तो क्या होगा, मेरी वाट लग जाएगी, मेरे को हटा देंगे। इससे अच्छा मैं क्या करूँ, यूनिफाई करना स्टार्ट कर दूँ कि मैं सबको पूरी जर्मनी बना देता हूँ, फिर सबको इक्वल राइट्स दे दूँगा, तो फिर क्या होगा, मेरा इज्जत बना रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब क्या किया, लीडरशिप ले लिया कि अब वो क्या करेगा, प्रूशिया के साथ साथ अलग अलग किंगडम्स को जोड़ के एक पूरी जर्मनी बनाएगा। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ इसका जर्मनी बनाने का। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है, इट चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, तो जो केसर विलियम वन थे जो हमने पढ़ा अभी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर पास किया किसको, ऑटो वन बिस्मार्क। वो कौन है, उधर के चीफ मिनिस्टर हैं ऑटो वन बिस्मार्क। उन्होंने क्या किया कि अब बोले कि अब मैं तो लड़ नहीं सकता ना कि ग्राउंड में आके वो लड़ने चले जाएंगे, राजा तो नहीं जाएंगे, पहले वो सिपाही लोगों को भेजेंगे। तो चीफ मिनिस्टर को बोला कि तुम जाओ, अब तुम्हारे ऊपर पूरा जिम्मा मैं दे रहा हूँ कि अब तुम ही जाके पूरी क्या करोगे, जर्मनी बनाओगे। प्रूशिया को पूरी आर्मी दे दिया, उन्हें आर्मी ब्यूरोक्रेसी सब दे दिया और बोला कि अब तुम जाके पूरी जर्मनी बनाओ। जर्मनी ऐसा नहीं बोला था, लेकिन क्या बोला था, उन्हें पूरा आर्किटेक्चर बना दिया गया कि अब वही सब करेंगे। तो 5 वॉर लड़ी गई, 3 वॉर्स लड़ी गई, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। तो 7 साल में 3 वॉर लड़ी गई। किसके साथ, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस और ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ 3 वॉर्स लड़ी गई और तीनों में वो क्या हुआ, प्रूशिया जीत गया। उसके साथ विक्ट्री होने के साथ साथ यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मतलब कि अब क्या हुआ, प्रूशिया क्या बन चुका है, प्रूशिया और अलग अलग सब जगह को मिला के क्या बन गया है, अब एक जर्मनी बन चुकी है। अब देखो 6 पॉइंट हमें क्या दिया गया है, अब ये जर्मनी बन तो चुकी है। तो इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग केसर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी ऑफ हेल्ड एट वर्सलिस। तो अब वर्सलिस पता है ना कहाँ है, देखो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था क्लास 9th में, तो उसी जगह पे वर्सलिस में क्या हुआ, एक मतलब सेरेमनी हुई। उसमें क्या किया, केसर विलियम वन जो क्या किए थे, ये सब करने का बोले थे, तो उन्होंने क्या किया, अब उनको प्रोक्लेम किया गया, मतलब उन्हें बनाया गया उधर का जर्मन का एम्परर। तो उन्हें घोषित किया गया जर्मन का एम्परर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम इटाली का एग्जाम्पल के साथ। अब हमें इटली में क्या दिया गया है, ड्यूरिंग द 1830s मजीनी सॉट टू यूनिफाई इटली
ही हैड फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली एंड इट हैज़ फेल्ड। तो क्या वो गुजीबी मजीनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने क्या किया था 1830s में उन्होंने मतलब कि नेशन स्टेट बनाने का ट्राई किया था। उन्होंने 2 सोसाइटीज़ भी बनाई थी सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली मर्सलिस में बनाई थी और यंग यूरोप भी बनाई थी जो बर्न में बनाई थी। तो लेकिन वो क्या हुआ था, फेल्ड हो गए थे। ये करने में क्या हुआ था, नाकामयाब रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था ना, स्टार्टिंग तो की थी, इसलिए इनका नाम दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में। अब सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है, Hence the responsibility fell on Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italy state through war। तो देखो अब क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली थी, केसर विलियम वन ने ले ली थी। उसी के साथ साथ इटली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से किंग ने ली थी, सार्दिनिया पीडीमोंट के किंग ने ली थी। कौन था वो, विक्ट्री इमैनुअल II। तो सार्दिनिया पीडीमोंट कहाँ है आप पूछोगे, तो देखो ये है पूरी इटली का मैप जो उस टाइम पे था। तो उस टाइम पे क्या होता, अलग अलग एम्पायर में बटी थी पूरी इटली। तो देखो इस साइड में ये जो ये साइड है सार्दिनिया पीडीमोंट का, ये साइड है। इधर क्या हुआ था, इधर राजा ने बोला था अब मैं जिम्मा उठा रहा हूँ कि अब मैं पूरी जो मतलब जो अलग अलग बिखरी पड़ी है उसे एक नेशन स्टेट बनाऊँगा, मतलब कि इटली बनाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, अब ये जो सब हैं उन्हें कैप्चर करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपको पता है। तो देखते हैं। Hence the responsibility fell on the Sardinia Piedmont ruler विक्ट्री इमैनुअल II। तो इसके जो रूलर है सार्दिनिया पीडीमोंट के जो किंग है वो है विक्ट्री इमैनुअल II टू यूनिफाई द इटली स्टेट थ्रू वॉर्स। तो अब लड़ाई से ही अब ये कुछ जीता जा सकता है, ऐसे तो अब नहीं जीता सकता ना, इसलिए उन्होंने लड़ाई की। तो ही पास द कमांड टू ही चीफ मिनिस्टर केवियर। तो कैमिलो डी केवियर इनका पूरा नाम है, तो इनको बोलेंगे केवियर, टू यूनिफाई इटली। तो जैसे उधर बोला था किसको, उधर बोला था ऑटोवन बिस्मार्क को, सॉरी हाँ उधर बोला था ऑटोवन बिस्मार्क को कि आपका काम है। तो इधर ऐसे बोला गया कि अब इन्होंने पास किया कमांड चीफ मिनिस्टर केवियर को। तो केवियर ने अभी क्या किया, यूनिफाई किया इटली। वो कैसे, अब देखते हैं आगे के पॉइंट में। अब उससे पहले करने से पहले मैं आपको ये पूरा मैप बता देता हूँ। मैप क्या है, तो नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है, ये इटली का ही पार्ट है, मतलब पहले पुराने ज़माने में, अभी भी है लेकिन देखो नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो उधर पहले रूल करते थे जब यूनिफाई नहीं हुआ था। तो इधर नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग है, इधर पोपल स्टेट्स हैं और उधर साउदर्न स्टेट है। मतलब इस जगह पे कोई अलग रूल कर रहा है, कोई इस जगह पे कोई अलग, और साउदर्न पार्ट में भी कोई अलग, मिडल सदर्न और नॉर्दर्न सब पार्ट गया था। और ये एक पार्ट था सार्दिनिया पीडीमोंट। तो इधर के जो किंग थे इन्होंने पूरी इटली को बनाने का प्रोसेस किया। तो अब देखते हैं। केवियर इंजीनियर्ड अ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस विद द हेल्प ऑफ सार्दिनिया पीडीमोंट सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। तो ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था ये पॉइंट, तो ये पॉइंट वही है। तो जो केवियर थे उनका रिलेशन सब फ्रांस के साथ बहुत अच्छा था। तो फ्रांस की आर्मी और सबकी मदद के साथ, फ्रांस की आर्मी और साथ ही साथ सार्दिनिया पीडीमोंट की आर्मी के मदद के साथ और सबके मदद के साथ क्या हुआ, इन्होंने जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, ये जो पार्ट था ये वाला, उन्हें क्या कर लिया, उठा लिया, मतलब कि कैप्चर कर लिया। तो अब एक पार्ट हो गया है, एक और दो पार्ट हो चुके हैं उनके अंडर में। अब इन्हें और कौन सी चाहिए, 2 पार्ट चाहिए। तो अब ये तो इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था, कैसे, लड़ाई करके 1859 में। उसके बाद 5th पॉइंट, गुजीपी गैरिबाल्डी। आप कंफ्यूज मत होना मजीनी और गैरिबाल्डी में, क्योंकि गुजीपी गैरिबाल्डी कोई और है, अब ये कोई और आते हैं। गुजीपी गैरिबाल्डी एक, ये भी एक रिवॉल्यूशनरी बोल सकते हो आप इन्हें। तो विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट ही वॉज सक्सेसफुल टू डिराइव आउट स्पेनिश रूलर। अब स्पेनिश रूलर कहाँ रूल कर रहे थे, साउदर्न पार्ट में, मतलब कि ये जो पार्ट था साउदर्न पार्ट, इधर स्पेनिश रूलर रूल कर रहे थे। तो इधर से गुजीपी गैरिबाल्डी, उधर से मतलब इस साइड से कोई तो एक रिवॉल्यूशनरी निकल के आए। उन्होंने क्या किया, उधर की जो लोकल पीजेंट्स की मदद के साथ उन्होंने सक्सेसफुल हुए क्या करने में, स्पेनिश रूलर जो इधर रूल करते थे उन्हें भगाने में। तो अब किसके अंडर में सब आ गए थे, 3 चीज़, 1 2 3, सार्दिनिया पीडीमोंट के अंडर में अब 2 चीज़ आ गए थे। अब एक पोपल स्टेट चाहिए था, लेकिन पोपल स्टेट के बारे में तो हमें बुक में बताया ही नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता देता हूँ, टेंशन मत लो। तो पोपल स्टेट के जो रूलर थे उन्होंने क्या सोचा, सब लोग लड़ाई झगड़े से रूल मतलब हार ही जा रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं खुद छोड़ देता हूँ ताकि मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। तो पोपल स्टेट के जो रूलर थे वो खुद ही भाग गए। तो फिर क्या हुआ, सार्दिनिया पीडीमोंट के अंडर में सब पूरा इटली आ गया। तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा इटली यूनिफाई हो गया। तो अब 6th पॉइंट देखते हैं। इन 1861, तो ये जो सब पार्ट तो अब इटली के ये आ गया था किसके पास, सार्दिनिया पीडीमोंट के पास। तो अब ये क्या बोल सकते हैं हम, पूरी चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इटाली। तो ये बन गया 1815 में, सॉरी इटाली बन गया अपना। उसके बाद 1861 विक्ट्री इमैनुअल II
वॉज प्रोक्लेम एज द किंग ऑफ इटली। तो अब ये लास्ट प्रोसेस क्या हुआ, जो उसमें भी हुआ था, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जो जर्मनी में जैसे हुआ वैसे इधर भी हुआ। उधर केजर विलियम 1 को बनाया था, इधर विक्ट्री इमैनुअल 2 को बना दिया, क्या, प्रोक्लेम एज द एम्परर ऑफ इटली, फिर बोल सकते हैं किंग ऑफ इटली। तो इधर ये किंग बन गए, उधर वो किंग बन गए। तो यही था 2 पॉइंट। लेकिन देखो जो ब्रिटेन के साथ केस हुआ वो स्ट्रेंज केस था। इसके आगे वाले क्वेश्चन में आप देखोगे स्ट्रेंज केस क्यों था, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही हुआ था। जैसे हमने 2 प्रोसेस देखा कि जर्मनी और इटाली कैसे यूनिफाई हुआ, लेकिन उधर कुछ अजीब ही प्रोसेस हुआ था और वो अजीब प्रोसेस से यूनिफाई हुआ था। अब हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को देखा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ये हमें करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आप एक सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर ही दबा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइएगा।